नमस्कार। आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, कहीं हमें चोट लग जाती है, खरोंच लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा ब्लड अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमें डेथ हो जाएगी। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है इसको कैस्केडिंग कहते हैं। यह लगभग 4 मिनट में हो जानी होती है। कहीं चोट लगने पर, कट जाने पर हम उसको हाथ से दबा देते हैं। और इसके लिए जो है मुख्य रूप से विटामिन के जिम्मेदार होता है। कैल्शियम और विटामिन के तत्व जिम्मेदार होते हैं। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, हमने बताया था, जो हमारा ब्लड होता है यानी रक्त या रुधिर होता है, उसमें प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होते हैं। तो प्लाज्मा लगभग 60% होता है और रुधिराणु लगभग 40% होते हैं। तो प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। जो प्रोटीन पाई जाती है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन, और एक प्रोटीन और पाई जाती है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करती है, ब्लड को क्लॉट होना ही नहीं देती है। क्योंकि हमारे शरीर में भी तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, लेकिन हिपैरिन हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होती। जब बाहर हम कट जाता है संपर्क में, बाहर ब्लड बहने लगता है, तो हिपैरिन हवा के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। तो इसे भी पूछेंगे कि अब आखिरकार बाहर ब्लड जम जाता है और अंदर क्यों नहीं जमता है। तो हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होती है वह हवा के संपर्क में आते ही मर जाती है और उसके बाद जो है हमारा ब्लड जम जाता है। अब जमने की जो प्रक्रिया है इसको कैस्केडिंग कहते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स के को थ्रोम्बोसाइट्स हमने बताया था, जैसे ब्लड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और आपके आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट को रुधिर प्लेटलेट्स भी, ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो होता क्या है कि रुधिर प्लेटलेट्स जब होता है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है, तो ब्लड हमारा निकलने लगता है। जब ब्लड हमारा निकलने लगता है तो हवा के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोसाइट जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलने के बाद फिर उसके बाद उसमें मिल जाता है कैल्शियम और प्रोथ्राम्बिन। कैल्शियम और प्रोथ्राम्बिन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन ये ब्लड प्लाज्मा में बनते हैं। ब्लड प्लाज्मा में सारे मिले होते हैं, सारे ब्लड तो एक ही साथ, ब्लड प्लाज्मा और सारे रुधिराणु एक ही साथ होते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्राम्बिन ये मिल करके थ्रोम्बिन बना लेते हैं। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिर करता है कि थ्रोम्बिन में मिल जाता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन मिल जाता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन मिल जाएगा तो ये बन जाएगा फाइब्रिन। अब फाइब्रिन एक जाली टाइप संरचना होती है जिसमें जो है आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये जितने भी रुधिराणु होते हैं, ये एक तरीके से ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, ये आकर के फंस जाते हैं। जैसे किसी भी आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ बह रहा है और उसके बीच में कोई रोक लगा देंगे आप, तो ऐसे ऐसे बना देंगे, जाल बना देंगे। जैसे लोग मछली छानते हैं तो जाल बना देते हैं तो उसमें फंस जाती है ना, तो इस तरीके से वो जो है वहाँ हमारे जो है ब्लड जम जाता है। कुछ देर तक, लगभग 4 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लड नहीं जमा तो अब दिक्कत है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से होंगे, विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्राम्बिन ये प्रोटीन है, और थ्रोम्बोसाइट रुधिराणु है। अब ब्लड जो हमारा प्रोथ्राम्बिन है या फाइब्रोनोजन है या हिपैरिन, इसका निर्माण कहाँ था, इसका निर्माण होता है लीवर में। तीनों का निर्माण लीवर में होता है। जो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन ये आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य रूप से तो आप जानेंगे कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, बिना इसके जो है ब्लड जमेगा ही नहीं। आप देखेंगे जो डेंगू काटने से बीमारी हो जाती है, आपकी डेंगू बीमारी होती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स ही कम होता था। हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख होनी चाहिए। अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गया तो हमारे शरीर में ब्लड जमेगा ही नहीं, और पता चलेगा कि आदमी की डेथ हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, चल नहीं पाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रक्त का जमना, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त या रुधिर का जमना या थक्का बनना या थक्का बनना, 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 या थक्का बनना,
बनना, ये क्रिया है। इस क्रिया को जब हमें कहीं चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमारा ब्लड जब जम जाता है, इस क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। इस क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। और इस क्रिया में 4 मिनट लगता है। 4 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो समझ लीजिए दिक्कत है। 4 मिनट लगता है, उससे पहले ही जम जाता है। और जिम्मेदार कौन होता है? जो प्रोटीन जिम्मेदार होती हैं, प्रोटीन होती हैं, दो प्रोटीन होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? नंबर 1 थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। और तत्व कौन जिम्मेदार होता है? तत्व होता है आपका कैल्शियम और विटामिन के, ये जिम्मेदार होते हैं। अब मुख्य रूप से जो हमारा ब्लड जमता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स। तो जो हमारा ब्लड होता है, आप जानेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में मुख्य रूप से ये होता है प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा लगभग 60%, इसमें अधिकतर 90% जल होता है, और इसमें भी 90% जल और 10% जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और ब्लड कार्पसेल्स में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी क्या करता है? ये आरबीसी आपके गैसों का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। यानी गैसों का परिवहन मुख्य रूप से होता है, जो ऑक्सीजन गैसों का परिवहन। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा और प्लेटलेट्स रक्त का जमना, इसका मेन काम है। अब यही जो इसको आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, और इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब ये क्या होता है? यही थ्रोम्बोसाइट जो होता है, आपका, अब देखेंगे रक्त जमने की प्रक्रिया, यहाँ देख लेते हैं। रक्त जमने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोसेस। इसमें सबसे पहले क्या होता है? आपका थ्रोम्बोसाइट ही, यानी प्लेटलेट्स। नंबर 1 प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? वायु के संपर्क में, एयर के संपर्क में आने के बाद क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है।
अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है दूसरे प्रक्रिया में, थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे क्रिया कर लेता है, कैल्शियम से क्रिया कर लेता है, प्लस प्रोथाम्बिन से क्रिया कर लेता है। किससे कर लेता है, प्रोथाम्बिन से। प्रोथाम्बिन, ये प्रोथाम्बिन जो प्रोटीन होता है जो आपके प्लाज्मा में पाया जाए, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, थ्राम्बिन बना लेता है। क्या बनाता है, थ्राम्बिन बना लेता है। यानी प्रोथ्राम्बिन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्रोथ्राम्बिन से क्रिया करके क्या बना, थ्राम्बिन बना लेता है। अब तीसरे स्टेप में थ्राम्बिन और प्लस फाइब्रोनोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। क्या बना लेता है, फाइब्रिन। जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन होता है, यह जाली टाइप संरचना होती है, नेट टाइप, यानी नेट का मतलब जाल टाइप संरचना हो जाती है। और इसी में क्या फंस जाते हैं, रुधिराणु, ब्लड कार्पसेल्स, रुधिराणु यानी कार्पसेल्स। रुधिराणु में RBC एंड WBC फंस जाते हैं और ब्लड जम जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, नंबर 1 प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स किसके संपर्क में आए, एयर यानी हवा के संपर्क में, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन से किससे क्रिया किया, कैल्शियम और प्रोथ्राम्बिन से, और बन गया थ्राम्बिन। और थ्राम्बिन किससे क्रिया किया, फाइब्रोनोजन। ये फाइब्रोनोजन से क्रिया करके क्या बनाया गया, फाइब्रिन बना लिया। अब फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक जाल टाइप संरचना बना ले, इस टाइप की जाली बना लेगा। और जाली जब बना लेगा, जब हमारा ब्लड कहीं कटा फटा है तो निकल रहा है, तो जब जाली बना लेगा तो जिसमें रुधिराणु होंगे, जो ब्लड कार्पसेल्स होंगे, RBC WBC, तो ये क्या होंगे, उसी में फंस जाएंगे। जब उसी में फंस जाएंगे तो ब्लड को बहने नहीं देंगे और ब्लड हमारा रुक जाता है। अब आप देखेंगे कि कुछ जो हमारे जिम्मेदार होते हैं, जैसे हमने बताया था कि ये हमारे शरीर के बाहर तो ब्लड जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं ब्लड जमता, तो एक हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड नहीं जमता। यह हिपैरिन प्रोटीन क्या होता है, जब हवा के संपर्क में आएगा तो ब्लड को जमने नहीं देगा। आप देखते हैं इंजेक्शन लगाते समय या जो ग्लूकोज का बाटल चढ़ाते समय डॉक्टर या नर्स ध्यान से देखते रहते हैं, या वो कह के चले जाते हैं, जब ये बाटल चढ़ता रहता है ग्लूकोज का, तो कहते हैं देखिएगा जब ख़त्म होने वाला होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो अगर उसके साथ हवा भी अंदर चली जाएगी, तो जब हवा अंदर चली जाएगी तो हवा जहाँ गई हिपैरिन के साथ, तो हिपैरिन नष्ट हो जाएगा और वहाँ ब्लड जम जाएगा। तो जब हमें कट जाता, फट जाता है, ब्लड हमारा बाहर निकलने लगता है, तो हिपैरिन बाहर आने के बाद उसी प्लाज्मा में हिपैरिन भी है, प्रोथ्राम्बिन भी है, फाइब्रोनोजन भी है। तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन ये प्रोटीन जमने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हिपैरिन जो है एंटी क्लाटिंग है। हिपैरिन को एंटी क्लाटिंग कहेंगे, एंटी क्लाटिंग भी कहेंगे, यह जमने नहीं देता है। रानी विक्टोरिया को, जो लंदन की रानी विक्टोरिया थी, इनको हीमोफीलिया नामक एक बीमारी होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि कहीं कट जाता है, फट जाता है, नाक से ब्लड आता है, तो यह ब्लड रुकता नहीं है और यह वंशानुगत बीमारी है। इसमें क्या होता है, हिपैरिन आपका काफ़ी सक्रिय हो जाएगा, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग चलता रहता है और इसमें कभी कभी जो है डेथ भी हो जाएगी। अगर कहीं कट गया, फट गया, अचानक नाक से ब्लड निकलने लगा, जिसको विनाश फूटना कहते हैं, तो इस तरीके से
यह हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है, यानी हिपैरिन का और आपका हिपैरिन और प्रोथ्राम्बिन और हिपैरिन और आपका प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, हिपैरिन प्रोथ्राम्बिन थाराम्बिन और फाइब्रोनोजन ये पाया कहाँ जाता है, आपका पाया जाएगा प्लाज्मा में, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होगा, यानी फार्मेशन कहाँ होगा, फार्मेशन लीवर में होगा, यकृत में होगा। तो आप समझ गए होंगे रक्त के जमने के लिए इस तरीके की ये चीज़ें जिम्मेदार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।